हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी एंड आज मैं आप सभी के साथ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लेरिकल की वैकेंसी आती है उसके रिगार्डिंग एक डिटेल डिस्कशन करने वाली हूं कि ये एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और एग्जाम का प्रोसेस क्या है। तो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखिए, एसबीआई एक सबसे मेजर एग्जाम है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे टॉप एग्जाम होता है आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद आपका आईबीपीएस का एग्जाम, जिसमें सभी बैंक्स मिलकर एक कॉमन पेपर लेते हैं। एसबीआई अपना पेपर अलग लेता है, बट बाकी बैंक्स जितने भी हैं आपके, जैसे कि पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सभी मिलकर एक कॉमन एग्जाम लेते हैं जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस ऑफ बैंक्स फिल करते हैं और आपके स्कोर और आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको बैंक अलॉट होता है। और उसके बाद है आपका ग्रामीण बैंक का एग्जाम, जो कि अगेन आईबीपीएस लेता है और ये भी कॉमन पेपर होता है। ऑल इंडिया जितने भी ग्रामीण बैंक्स है, जिसको हम रीजनल रूरल बैंक्स भी बोलते हैं यानी आरआरबीज, तो ऑल इंडिया जितने भी आरआरबीज है वो सभी मिलकर एक कॉमन एग्जाम लेते हैं। और यहां पे भी वही सेम प्रोसेस है कि आपकी प्रेफरेंस और आपके स्कोर के बेसिस पे आपको एक बैंक अलॉट किया जाता है। तो ये है सीक्वेंस। सबसे ज्यादा जो प्रेस्टिजियस जॉब है वो आरबीआई की, सेकेंड नंबर पे एसबीआई की, थर्ड नंबर पे ऑल अदर बैंक्स एंड फोर्थ नंबर पे आपके रीजनल रूरल बैंक्स। और सैलरी की अगर मैं बात करूं तो भी ये सेम सीक्वेंस है। तो यानी अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो बाकी सभी बैंक से एसबीआई की सैलरी ज्यादा है। अगर आप आईबीपीएस के अंडर क्लेरिकल का पेपर क्लियर कर रहे हैं या आरआरबी के अंडर अगर आप क्लर्क का पेपर क्लियर कर रहे हैं तो बच्चे आपकी सैलरी जो है, अगर आप एसबीआई क्लर्क का पेपर क्लियर करते हैं तो आपकी सैलरी इन दोनों से ज्यादा होने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आने का सोच रहे हैं तो एसबीआई एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक भी है। एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया और आपका फ्यूचर, आपकी ग्रोथ बहुत ब्राइट है अगर आप एसबीआई में रिक्रूट होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो मुझे आपको बतानी है कि एसबीआई क्लर्क 2026 में 18,000 रिक्रूटमेंट्स लेकर आ रहा है। तो बच्चे 2026 में अगर आप एसबीआई का फॉर्म फिल करते हैं तो टोटल 18,000 रिक्रूटमेंट्स होनी है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि एसबीआई की बहुत सारी नई ब्रांचेस भी ओपन हो रही हैं, कुछ खुल चुकी हैं और कुछ अभी खुलनी है। ठीक है, तो 2026-25 में भी बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट हुई है एसबीआई की और 2026 में भी बढ़िया रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो अगर आप एसबीआई में एंटर करना चाहते हैं तो बच्चे 2026 में भी बहुत बढ़िया स्कोप है आपके लिए। अब इन 18,000 में से अप्रोक्सीमेटली 13,000 वैकेंसीज तो क्लेरिकल की होंगी। बाकी जो वैकेंसीज है, बाकी की 5,000 वैकेंसीज जो है उसमें आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की या फिर आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। एक्चुअली जो वैकेंसीज निकलती है क्लेरिकल और ऑफिसर की, क्लेरिकल की नंबर ऑफ वैकेंसीज हमेशा ऑफिसर से ज्यादा होती है। ठीक है, तो 18,000 तो टोटल वैकेंसीज आपकी एक्सपेक्टेड है 2026 में, जिसमें से 13,000 तो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी होने वाली है। ओके, और 2025 में आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि 2025 में एसबीआई ने साल के अंदर 2 बार नोटिफिकेशन निकाली है। सबसे पहले तो दिसंबर जान में आई थी, उसका पेपर हुआ, रिजल्ट आ ही रहा था, इतने में एक और नोटिफिकेशन आ गई मई जून में। तो मई जून में जब नोटिफिकेशन आ गई तो सभी काफी शॉक्ड एंड सरप्राइज थे क्योंकि उस टाइम कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था एसबीआई की नोटिफिकेशन आएगी। तो लास्ट ईयर इतनी रिक्वायरमेंट थी, यानी 2025 की अगर मैं बात करूं तो इतनी रिक्वायरमेंट थी कि साल में उन्होंने 2 बार नोटिफिकेशन निकाली है और उम्मीद करी जा रही है कि 2026 में भी या तो एक ही बारी में खूब सारी वैकेंसीज आएंगी
या फिर 2 बार नोटिफिकेशन हो सकता है वो निकालें। तो चलिए अब आपको मैं बताऊंगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करेंगे एज की। अगर मैं एज की बात करूं, आपकी उम्र 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 20 to 28 के बीच की आपकी एज अगर है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली भर सकते हैं। बाकी कुछ आपको रिजर्वेशंस मिलती हैं, ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन मिलती हैं, जैसे कि अगर हम ओबीसी की बात करें तो उनको 3 साल की रिलैक्सेशन है, यानी कि आपकी जर्नल कैटेगरी में अगर 28 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है, तो ओबीसी के केस में आपकी 31 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट होगी। देन आपका एससी एसटी में 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल की रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी की एक और कैटेगरी होती है ओबीसी की, उसमें 13 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी में एससी एसटी की जो कैटेगरी है उसमें 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। देन एक्स सर्विसमैन की सर्विस प्लस 3 ईयर्स रिलैक्सेशन। विडो या डाइवोर्स वुमेन जो है उनके केस में 7 ईयर्स की रिलैक्सेशन। और ट्रेन्ड अप्रेंटिस जो है उनका जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो अगर मैं कॉमनली बात करूं तो कॉमनली आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 28 साल है। पर अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन, विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन या ट्रेन्ड अप्रेंटिस, इनके केस में आपको एक्स्ट्रा एज की रिलैक्सेशन मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगी क्वालिफिकेशन की। अब यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। जो बच्चे आप में से ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में हैं उनको तो क्लैरिटी होगी, बट कुछ अभी जो बच्चे अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनको एक आइडिया ही नहीं है कि बैंकिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे बच्चों में मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है कि जो बच्चों ने बीकॉम कर रखी है वही बैंक का एग्जाम दे सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आर्ट्स में है ग्रेजुएशन चलेगा, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है या कुछ भी है, आपने कोई भी दुनिया की कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोई परसेंटेज नहीं है। ऑल्दो बीच बीच में कभी कभी उन्होंने परसेंटेज मांगे भी हैं, बट अभी रिसेंट अगर हम नोटिफिकेशन देखें, लास्ट नोटिफिकेशन देखें तो कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है। ओके, तो बाकी परसेंटेज का होता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन में। अगर आ भी जाते हैं तो उनकी डिमांड क्या होती है, या तो 50% या 55 या 60 से ज्यादा नहीं मांगते। तो वो आपको मैं बता देती हूँ, वो जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी नेक्स्ट तभी आपको पता लगेगा। बट 99% चांसेस यही है कि आपसे मिनिमम परसेंटेज वो नहीं मांगते, वो सिंपल ग्रेजुएशन ही आपसे डिमांड करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी की, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। पर और एक और बात मैं बताऊंगी, एसबीआई में एक और अच्छी बात है, वो ये है कि जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं जो कि अपने फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है, वो भी इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपका मान लो लास्ट ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ या लास्ट सेमेस्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप भरेंगे तो वो एक छोटी सी डिमांड रखते हैं कि एक डेट बोलेंगे कि एज ऑन स्टेट तक, जो कि आपकी अप्रोक्सीमेटली ज्वाइनिंग के आसपास की डेट होती है। ठीक है, तो एज ऑन स्टेट को आप जो है अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट सबमिट कर देना। तो मान लीजिए आपकी नोटिफिकेशन निकली और उसके 6-7 महीने बाद की वो डेट है जो एज ऑन वाली है, तो उन 6-7 महीने के अंदर अगर आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, पर जिस स्टेट को नोटिफिकेशन निकली है या जिस स्टेट को आपने फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट को अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, आप तब भी भर सकते हैं। तो वो जब नोटिफिकेशन आएगी, वो डेट देख लेना, डिपेंड करता है कि स्टेट को नोटिफिकेशन आ रही है और जो वो डिमांड कर रहे हैं कि एज ऑन दिस स्टेट आपको अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है, वो कौन सी डेट है। तो जो लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं
उनको भी मौका मिलता है फॉर्म को भरने का। ठीक है, तो ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एसबीआई डिमांड करता है। अब मैं बात करूंगी एग्जाम पैटर्न की। अब देखिए एग्जाम पैटर्न में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि एसबीआई क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता, देयर इज नो इंटरव्यू। ठीक है, आपका होता है सबसे पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन, दैट्स इट, और लास्ट में एक फॉर्मेलिटी है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है जस्ट टू नो कि आप क्या वहां की लोकल लैंग्वेज से फैमिलियर हैं। ओके, इसको लेके भी बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन है, वो सारी मैं क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की। बच्चे प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। अब यहां पे आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है 100 मार्क्स का है। ठीक है, ऑनलाइन होगा, आपका प्रीलिम्स भी ऑनलाइन होगा, आपका मेंस भी ऑनलाइन होगा, टोटली ऑनलाइन पेपर होता है आपका। ओके, और इसका पैटर्न देख लीजिए एक बार। हाँ जी, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसमें आपके ये 3 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज मैथ्स। इंग्लिश के 30 सवाल आते हैं, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35, कुल मिलाकर 100 सवाल। एक सवाल 1 नंबर का होता है, तो जितने क्वेश्चन उतने ही वेटेज है इनकी। ठीक है, और 100 मार्क्स का ही पेपर है। बट एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आपकी होती है सेक्शनल टाइम लिमिट। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का पेपर है तो आपका पेपर स्टार्ट हुआ फॉर 60 मिनट्स, ऐसा नहीं है। आपका पेपर जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले इनमें से कोई एक सेक्शन ओपन होगा जस्ट फॉर 20 मिनट्स, वो 20 मिनट बाद सेक्शन लॉक हो जाएगा, फिर अगला सब्जेक्ट का खुलेगा अगेन फॉर 20 मिनट्स, और ऐसे ही अगला सब्जेक्ट अगेन फॉर 20 मिनट्स। तो सेक्शन वाइज टाइम लिमिट होती है। यहां पे आप अपनी मर्जी से नहीं सोच सकते कि हाँ पहले इंग्लिश कर लेते हैं या पहले रीजनिंग कर लेते हैं। जो सेक्शन अनलॉक हो रहा है फॉर 20 मिनट्स वही आपको करना पड़ेगा। मान लो इंग्लिश का सेक्शन 20 मिनट के लिए खुला, आपका इंग्लिश का 15 मिनट में हो गया। अब आप ये नहीं कर सकते कि वो जो 5 मिनट बच रहे हैं, क्योंकि वो तो आपका जो है लॉक हो जाएगा 20 मिनट के बाद, पर आपने तो 15 मिनट में सारी इंग्लिश कर ली। तो ये नहीं कि 5 मिनट जो बचे आप कोई और सेक्शन कर लोगे, नहीं, आपको वेट करनी पड़ेगी 20 मिनट पूरे होने की। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स में, बिल्कुल है, जो कि 1/4 यानी कि 0.25 की। अगर एक सवाल 1 नंबर का है तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 की है, यानी कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपका गलत है तो उसके स्कोर्स में से, मतलब जो आपका सही वाले आंसर्स है उसमें से 0.25 डिडक्ट होगा। ठीक है, बट सबसे मेन बात कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में बिल्कुल भी काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको ये सिर्फ क्लियर करना है आपको। बट अब अगर आप कहोगे कि मैम वो कितने मिनिमम मार्क्स है, जैसे आपके ग्रेजुएशन में है 33% मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी वैकेंसीज है उसके 10 गुना बच्चों का उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो वो बनता मेरिट के हिसाब से ही है। कट ऑफ क्या है वो आप पहले नहीं आपको पता होती है, वो आपका जब रिजल्ट आएगा आपको तभी पता लगेगी कि कट ऑफ कितनी जा रही है। बट जिस बच्चे का स्कोर कट ऑफ से ज्यादा है, मान लो आपकी कट ऑफ जो है आउट ऑफ 100 60 गई, आपका स्कोर 61 है और आपके फ्रेंड का स्कोर 90 है, उसको 90 का कोई फायदा नहीं है और आपके 61 होने का कोई नुकसान नहीं है। तो यानी जो कट ऑफ है, मान लीजिए 60 मार्क्स की कट ऑफ गई है, तो जितने बच्चों के स्कोर 60 से ज्यादा है वो सभी एक ही लेवल पे है। ज्यादा नंबर वाले का कोई फायदा नहीं होगा, कम नंबर वाले का कोई नुकसान नहीं होगा, बस पासिंग मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, सो यानी कि प्रीलिम्स आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसके स्कोर काउंट नहीं होते पेपर में। अब बताऊंगी मैं आपको कि देखो प्रीलिम्स का पेपर देकर आए आप, ठीक है, उसके 20-25 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब जिन बच्चों का प्रीलिम्स का पेपर क्लियर हुआ है
उस रिजल्ट के 8-9 दिन बाद आपका मेंस का कॉल लेटर आएगा उन बच्चों का जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है। अब मेंस का पैटर्न देखो, हाँ जी देखिए एक बार मेंस का पैटर्न। चलिए, तो मेंस में आपका देखो जर्नल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जर्नल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो बच्चे ये है आपका मेंस का लेवल। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स है इनकी वेटेज देखो। देखिए आपका जर्नल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उसके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर का है, ड्यूरेशन 35 मिनट। इंग्लिश 40 सवाल 40 नंबर, ड्यूरेशन 35 मिनट। मैथ्स 50 सवाल 50 नंबर और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का, ठीक है, पौना घंटा। और रीजनिंग के 50 सवाल, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, और 60 मार्क्स का होता है आपका रीजनिंग का पार्ट, और यहां पे आपकी ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। ओके, और टोटल अगर हम देखें तो आपका पेपर 2 घंटे 40 मिनट का है, ठीक है, जिसमें वही सेक्शनल टाइम लिमिट है और 200 नंबर का पेपर है, 190 सवाल आपको मिलेंगे। ओके, तो ये आपका मेंस का पैटर्न है। आप मेंस देने जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है सेम 1/4 की, ठीक है। और अच्छा एक बात और, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी आपका जो टोटल स्कोर है उसी की कट ऑफ है। हर सेक्शन की अलग से कट ऑफ नहीं है एसबीआई में। ओके, और ये आपका जो मेंस का स्कोर होगा ये फाइनल स्कोर होगा जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कौन सी मेरिट लिस्ट? सिलेक्शन की लिस्ट, कि इसी स्कोर से पता लगेगा कि आपकी सिलेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। यही वाले स्कोर बताएंगे कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। ओके, तो ये है आपका मेंस का पैटर्न। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, ठीक है। ये उन बच्चों का होगा जिन्होंने 10वीं में, जैसे कि आप जब नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि क्लेरिकल में क्या होता है स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट होती है, पीओ में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि आपने जो है पंजाब में देखा कि अच्छा पंजाब में इतनी वैकेंसीज और आपने पंजाब फिल किया है, तो बच्चे आपकी पोस्टिंग भी पंजाब में ही होगी। तो आपका अगर स्टेट वाइज अगर आपकी रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में आपको पूरी लिस्ट दी जाती है कि अगर आप ये वाली स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी ये लोकल लैंग्वेज है, ये आपको आनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने 10वीं में उस लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट क्वालिफाई किया उनको ये करने की जरूरत नहीं है, पर जिन बच्चों ने 10वीं में उस लैंग्वेज का मतलब पास नहीं किया हुआ 10वीं में, तो उन बच्चों को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा। उन बच्चों के लिए आईबीपीएस जो है वो एक लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करेगा। एक सिंपल सा टेस्ट है जिसमें कि आपके नॉन वर्बल टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव 3 पैसेज होंगे, सब्जेक्टिव 3 पैसेज होंगे, एक पैसेज 5 नंबर का, तो 15 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, और उसके बाद आपका वर्बल टेस्ट होगा। वर्बल टेस्ट जो है वो 20 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर 50 नंबर का ये छोटा सा एक फॉर्मेलिटी का टेस्ट है, सिर्फ उन बच्चों का जिन बच्चों ने 10वीं में वो लोकल लैंग्वेज को क्वालिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब ये टेस्ट को लेकर बच्चे बहुत घबराते हैं, उनको लगता है कि ये टेस्ट क्यों हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे जो वर्बल टेस्ट है वहां पे आप बोल पा रहे हो कि नहीं ये देखा जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर दे देंगे कि रीड करो। ये कोई वो वाइवा नहीं हो रहा स्कूल या कॉलेज का कि आपसे वहां पे टिपिकल वो डीप ग्रामर पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी रीडिंग बोलनी आती है, पढ़नी आती है, समझ आती है, ये देखना है। तो बड़ा बेसिक सा टेस्ट है, बहुत फॉर्मेलिटी वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किताबें उठा उठा के पढ़ना है, आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है और इतनी ही चीज आपके टेस्ट में देखी जाएगी अगर आपको टेस्ट देना पड़ रहा है तो। ओके, और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्केल क्या है, पे स्केल क्या है। अब ये जो आपके सामने पे स्केल बना हुआ है ये सिर्फ बेसिक पे है। बेसिक पे में बहुत सारे अलाउंसेस
और बहुत सारी पर्क्स जो है वो ऐड होती है। तो बेसिक पे अभी जो स्टार्टिंग की है वो 24,050 है और ये आपकी बेसिक पे जो है वो मैक्सिमम 64,480 तक जा सकती है। और यहां पे ये तो स्टार्टिंग बेसिक पे है आपकी 26,730, जो कि आपका क्या है, देखो वैसे तो 24,050 आपकी मिनिमम बेसिक पे होती है, बट अगर जैसे ग्रेजुएट तो हो ना सारे, है ना, क्योंकि आप फॉर्म ही नहीं भर सकते अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है, तो ग्रेजुएशन की वजह से एक एडवांस इंक्रीमेंट आपका शुरू में ही लग जाता है, जिसकी वजह से 26,730 की आपकी बेसिक पे है। अब इसमें कुछ पर्क्स और अलाउंसेस ऐड करके आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 46,000 बन जाती है। ये ग्रॉस सैलरी है और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब आपकी जो मेट्रो सिटीज है वहां पे आपको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, वो ज्यादा मिलेगा। तो देखो बेसिक पे तो सबकी सेम है, बट जो उसके ऊपर की आपको फैसिलिटीज मिल रही है वो एरिया टू एरिया डिफर करता है अमाउंट, और जिसकी वजह से आपकी जो ग्रॉस सैलरी है अप्रोक्सीमेट मैंने तभी बोला कि 46,000 के आसपास होगी। ठीक है, ये बात आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये आपका पे स्केल है। और अब मैं बात करूंगी प्रोबेशन पीरियड की। प्रोबेशन पीरियड है 6 महीने का। देखो आपका पेपर क्लियर हो गया, मेंस का पेपर क्लियर है ना, उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो एक सिंपल सी फॉर्मेलिटी है जिसके स्कोर्स आपके कोई काउंट नहीं हो रहे, वो सब करने के बाद अब आपकी हो गई है सिलेक्शन। और अब अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है 6 महीने का, जिसमें कि आपको काम सिखाया जाएगा। वो 6 महीने में, वो देखो प्रोबेशन पीरियड को लेके भी कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसमें आपको काम सिखा रहे, आपको 6 महीने काम सिखाने के बाद आपको पक्का किया जाएगा। मतलब आप ज्वाइन करते ही आप क्लर्क नहीं बन जाते, आप 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड, जिसको आप ट्रेनिंग पीरियड भी बोल सकते हैं, वो पूरा करेंगे, फिर उसके बाद आप क्लर्क बनेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो ये है आपकी एसबीआई क्लर्क के पूरे एग्जाम की डिटेल्स, जो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और 2026 में अगर आप एसबीआई का फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो बच्चे 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। देखिए जो बैंकिंग एग्जाम्स है उनको लगते हैं, प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स आपको लगेंगे इसकी प्रिपरेशन करने में। 3 से 4 महीने तो सिलेबस पूरा करने में, और 1 महीना एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में। तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि फेब 2026 में एक्सपेक्टेड है एसबीआई की रिक्रूटमेंट। तो अगर फेब में एक्सपेक्टेड है, नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन के 1-1.5 महीने बाद पेपर होता है। ठीक है, और बैंकिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट है। नोटिफिकेशन के 1-1.5 महीने बाद ही आपका प्रीलिम्स होगा, उसके 1-1.5 महीने बाद मेंस होगा, उसके 1-1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके 1-1.5 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग। यानी नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की जो ड्यूरेशन है वो 6 से 8 महीने की है। 1 साल के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो बच्चे फास्ट है प्रोसेस, और हर साल नोटिफिकेशन आती है, और अभी तो चांसेस बहुत ब्राइट है कि साल में 2 बार आ रही है। ठीक है, तो अगर आप एसबीआई क्लर्क एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी को शुरू करना पड़ेगा। और आप हमारी ऐप कैरियर विल को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे जो आपको इस प्रिपरेशन में बहुत मदद करेंगे। ओके, एंड ये जो आपका सिलेबस है, इन बैचेस में हम आपको बेसिक से सारा सिलेबस करवा के एडवांस लेवल तक लेकर जाते हैं। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और सवाल बच्चों का रहता है कि मैम प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये नहीं प्लान कर सकते कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, रिजल्ट आएगा, फिर मेंस की तैयारी करेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये देखिए प्रीलिम्स में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है, ये तीनों चीजें आपकी मेंस में भी है। बस एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है आपकी जर्नल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, ये आपका कुछ एक्स्ट्रा है। तो बच्चे आप जब इन एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो आपके प्रीलिम्स में इन तीनों का इजी टू मॉडरेट लेवल है, और मेंस में
इन तीनों का मॉडरेट टू हाई लेवल है। तो सिलेबस जो है प्रीलिम्स और मेंस का सेम ही होता है, उसी चैप्टर के इजी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं और उसी चैप्टर के मुश्किल क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं, इतना फर्क है। तो आप इसकी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, आप फर्स्ट प्रीलिम्स देन मेंस इस प्रोसेस से नहीं कर सकते, आप प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर इस प्रोसेस से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रही हूं कि 5 महीने लगते हैं इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने में। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, राइट? सो दिस इज तन्वी साइनिंग ऑफ। आई होप सब कुछ आपको क्लियर है। तो मिलते हैं बैच में। थैंक यू सो मच।